हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वायरल मैथमेटिक्स पे स्वागत है। तो का हाल चल बा आप सबके। आप सब बताइए, छठ पूजा में तो बिजी हो खम, बट कोनो बात नहीं के छठी मैया करस कि सबके सीटेट पास हो जाओ आपकी बार। ठीक बा। तो जितना हमारे हिंदी वाला व्यूअर्स बाड़न लोग अगर ना बुझाई तो बताओ। तो नहीं, मैं कह रहा था कि आप सब कैसे हैं, बताइएगा कि हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपका दोस्त आपका प्यार देख के बहुत ज्यादा अच्छा है। आप सब कैसे हैं बताइएगा। में हमारे यूपी और बिहार में छठ मनाया जा रहा है, तो कल हमारा छठ पूजा है। छठ पूजा में छठी मैया सबको आशीर्वाद देंगी कि आप सबका सीटेट पास होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त, हम बात करते हैं। ये आपका दोस्त पिछले क्लास में सीटेट पेपर 2 का जुलाई 2024 का 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आया था, और फिर से आपका दोस्त आ चुका है आपके लिए पार्ट 2 लेके, जिसमें क्वेश्चन वो 41 से 50 तक नेक्स्ट 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आया आपका दोस्त। और इस बार अगर छठी मैया चाहेंगी तो सबका सीटेट पार हो जाएगा। ठीक है, तो जब दोस्त मिल चुके हैं तो थोड़ी सी फ्रेंड स्टॉक हो जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पढ़ाई उसके बाद तो करेंगे ही, 2 मिनट की बात कर लेते हैं। 2 मिनट समय दीजिएगा। और उससे पहले आपकी दोस्ती के लिए कुछ मैं लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ वक्त का इंतजार मिला मुझको, पर खुदा से बढ़कर यार मिला मुझको, पर खुदा से बढ़कर यार मिला मुझको। ना रही तमन्ना किसी जन्नत की मुझे, ए यारो तुम्हारी दोस्ती से वो प्यार मिला मुझको, वो प्यार मिला मुझको। तो दोस्त आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आप सब इतने वीडियोस देख रहे हो, आप सबको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। दोस्त, जब ये प्यार बना रखे हो, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सा अपने दोस्त को और सपोर्ट करो ना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये आप ही का चैनल है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। रील्स और मीम्स शेयर करते हो ना, तो अपने दोस्त का ये चैनल भी शेयर कर दो, जिससे कि आपके दूसरे दोस्त जो हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका सीटेट पास हो जाए आपकी बार, और मैथ्स की तैयारी आपके दोस्त के साथ करें। ठीक है, तो दोस्त, जो कुछ दोस्तों का ये क्वेरी था, पूछ पूछ रहे थे, भाई कब वीडियो लाओगे तुम, कभी भी वीडियो तुम डाल देते हो, कभी रात को वीडियो डालोगे, कब डालोगे वीडियो। तो दोस्त, मैं सोच रहा हूँ ना कि आप लोग 8-9 बजे लाइब्रेरी चले जाते हो पढ़ने, लाइब्रेरी चले जाते हो, 8-9 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि एक ही महीना बचा है एग्जाम में, ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 9 बजे मैं वीडियो ले आऊं, कैसा रहेगा। 9 बजे सुबह मैं सोच रहा हूँ वीडियो लाऊं, या फिर आप बताइएगा आपके लिए टाइम कौन सा सुटेबल होगा। जो टाइम आपके लिए सुटेबल होगा ना, उसी भी वीडियो हम डालेंगे। अगर आप शाम को फ्री रहते हो तो शाम को वीडियो डालेंगे, सुबह फ्री रहते हो तो सुबह मुझे तो लग रहा था कि आप सब लाइब्रेरी में जाओगे, पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं ये सोच लिया कि चलो 9 बजे वीडियो डाल देता हूँ। आपको जैसा लगे, टाइम का कोई इशू हो तो आप कमेंट करिएगा। चलिए, अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिएगा, इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो है ना, कुछ लोग कह रहे थे, कुछ मेरे दोस्त है, भाई ये क्या कर रहे हो यार, 10 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट ले रहे हो, 30 से 35 मिनट की वीडियो। तो और हम लोग क्या सोचते हैं यार, 50 सेकंड का है, 1 मिनट का रील हम देख रहे हैं, 1 मिनट का हम रील देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो हमें लगता है यार टाइम थोड़ी ना जा रहा है, अभी 1 ही मिनट तो जा रहा है। भाई लास्ट में देखते हो हम लोग कितना रील्स देख लेते हैं, 30 से 40 रील्स देख लेते हैं, उसमें कहाँ कितना समय जाता है, 1 से 1.5 घंटा समय चला जाता है। ठीक है, तो जो वो 1 से 1.5 घंटा फालतू का हम लोग समय देते हैं, उससे क्या कुछ पॉजिटिव आउटपुट तो मिलता नहीं है। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे पिछले क्लासेस में हमने सिलेंडर के वॉल्यूम पे क्वेश्चन देखा था। क्या क्या पता आपके पेपर में कोन का वॉल्यूम आ जाए। अगर आपको कोन का वॉल्यूम पता होगा, क्यूब का वॉल्यूम पता होगा, तभी तो आप क्वेश्चन कर पाओगे ना। तो भाई मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, सारे के सारे कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ, विद एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ क्वेश्चन। मुझे दूसरे चैनल की तरह पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी अगर करना होता ना, तो मैं 15 से 20 मिनट में आपको ये सॉल्यूशन बता देता सारा का सारा। 15 से 20 मिनट में क्वेश्चन हो जाता, ये वीडियो कंप्लीट हो जाती, वो 30 क्वेश्चन का। बट दोस्त, मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ। तो ये दोस्त आपकी बहुत अच्छी तैयारी कराएगा। बस इस दोस्त पे विश्वास रखिए, विश्वास बनाए रखिए और तैयारी करते रहिए। और दोस्त, अगर इस दोस्त से कोई भी शिकायत हो, कुछ सजेशन हो कि नहीं दोस्त कुछ ऐसा पढ़ा दो, कुछ ये गलतियां हो रही हैं, ऐसे कुछ और कंटेंट लेके आओ, किसी और सब्जेक्ट के बारे में कंटेंट चाहिए आपको, तो आप एक काम करिएगा, इस दोस्त के लिए एक कमेंट करिएगा। और एक काम करिएगा, एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, एक बार वॉच करके तो देखिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। तो अगर नहीं समझ में आता है, अगर आपको कहीं भी गलत लगता है कमेंट, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आता, तो वीडियो ना देखिएगा। लेकिन स्टार्टिंग के 2 मिनट में वीडियो जो आप जज कर लेते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। आप पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, फिर बताइए। जैसा भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट देखूंगा, रिएक्ट करूंगा, आपका रिप्लाई करूंगा। ठीक है,
तो चलिए दोस्त हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो है ना, आप लोग किसी प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लगा रहे हो जो आप मुझसे अगर पूछना चाहते हो या फिर अपने दोस्तों से पूछना चाहते हो, तो आप आ जाओ ना व्हाट्सएप कम्युनिटी में आ जाओ। आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, वहां पे हम व्हाट्सएप पे बात करते हैं। वहां पे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे वहां पे व्हाट्सएप कम्युनिटी में। तो चलिए मैं आपका इंतजार करूंगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। और इस बार मैं इस वीडियो के नीचे मैं अपने दोस्तों के, जितने भी मेरे 200-250 जितने भी व्यूवर्स हैं, वो सारे के सारे दोस्तों का मैं कमेंट का वेट करूंगा और सब्सक्राइब का भी वेट करूंगा। आप सब्सक्राइब करोगे अपने दोस्तों में शेयर करोगे, और रिएक्ट भी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मेरे दोस्त कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 का मतलब क्वेश्चन नंबर 41, आज का क्वेश्चन नंबर 1 होगा। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रूब्रिक्स एज अ टूल ऑफ असेसमेंट। आप जानते हो रूब्रिक्स क्या होता है? रूब्रिक्स एक असेसमेंट का टूल होता है। तो रूब्रिक्स के बारे में कौन सा जो कथन है वो सही नहीं दिया गया है, गलत है, वो बताना है। तो पहले हम तो रूब्रिक्स समझ लेते हैं। रूब्रिक्स होता क्या है? रूब्रिक्स एक आपका असेसमेंट का टूल होता है जिसमें रूब्रिक्स का डेफिनेशन, रूब्रिक्स आर स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स यूज्ड टू असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस। दे प्रोवाइड क्लियर क्राइटेरिया परफॉर्मेंस लेवल्स इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एंड फेयर ग्रेडिंग। रूब्रिक्स एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स होता है जिससे आप स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को असेस करते हो, असेसमेंट करते हो, इवैल्यूएट करते हो। ये एक क्लियर क्राइटेरिया और परफॉर्मेंस लेवल बताता है कि बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है विद इन एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन जितना आपकी उनका एवरेज प्रदर्शन है कि एवरेज से अधिक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन है, कैसा प्रदर्शन है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। उसमें आप लेवल ऑफ परफॉर्मेंस पता कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है कैसा परफॉर्मेंस है, इससे क्या बेनिफिट है कि इससे क्लैरिटी मिलता है कि उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, फीडबैक मिलता है कैसा हमें काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें मिलती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम दे रखा है, यहाँ पे आप चार्ट है जिसमें आप बच्चों का डिजाइन वर्क कैसा है, नॉलेज कैसा है, एप्लीकेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, प्रोसेस कैसा है, उस सबके बिहाफ पे आप स्कोरिंग करते हो। अगर 0 से 12 तक का स्कोर रहेगा तो क्या है, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर रहा है, उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। अगर 13-14 नंबर है तो एवरेज एक्सपेक्टेशन है। अगर 15 से 18 नंबर के बीच में है तो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक काम कर रहा है। जितना आप उससे आशा कर रहे हो उतना वो प्रदर्शन कर रहा है। अगर 19-20 नंबर है, 20 या 19 नंबर है, तो उसका प्रदर्शन क्या है, उत्कृष्ट है, मतलब एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट प्रदर्शन कर रहा है। तो इस चार्ट से आप क्या कर सकते हो, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, एक फिक्स स्केल पे आप जो ग्रेडिंग करते हो उससे आप पता कर सकते हो कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है रूब्रिक्स एज ए फिक्स्ड स्केल। हाँ, फिक्स्ड स्केल तो होता ही है, तभी तो आप ग्रेडिंग करते हो ना कि क्या ग्रेड है, कितने स्केल पे क्या नंबर है, तभी उसकी ग्रेडिंग करते हो कि परफॉर्मेंस कैसा है, विद इन एक्सपेक्टेशन है कि या फिर एक्सपेक्टेशन मीट कर रहा है या फिर अबव एक्सपेक्टेशंस है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फॉल्स नहीं है। रूब्रिक्स एज ए लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस फॉर ईच पॉइंट ऑन द स्केल। ये भी बात सही है कि वो कैरेक्टरिस्टिक बताता है कि हर एक पॉइंट जो स्केल हर एक पॉइंट से बताता है कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो बताता है कि एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है या नहीं है। ये भी बात सही है। रूब्रिक्स कंसिस्ट ऑफ अ क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट फॉर स्टूडेंट्स। ये भी बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है। रूब्रिक्स मेक्स इवैल्यूएशन मोर सब्जेक्टिव। ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रूब्रिक्स सब्जेक्टिव असेसमेंट इवैल्यूएशन नहीं करता, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करता है, ठीक है। तो 41 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। The number of faces, ages and vertices of a polyhedron are 7, 15 and x respectively. Then find the value of 2f plus 3e minus 4x is. देखिए दोस्त, जितने भी पॉलीहेड्रॉन है, जितनी या फिर जितने भी 3D फिगर्स होंगे ना, तो उसमें जो फेस, एज और वर्टिसेस का एक फॉर्मूला होता है, वो यूलर्स ने दिया था। यूलर्स का फॉर्मूला होता है f plus b equals to e plus 2। देखिए आप इसको ऐसे भी लिखोगे, ऐसे भी आपको दिखा होगा कहीं कहीं, f plus b minus e equals to 2। तो ये सेम फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इस e को इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा। तो f फॉर फेस, f से क्या होता है, f से फेस होता है, ठीक है, f से फेसेस होता है, v से वर्टिसेस होता है और e से एजेज होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपको फेसेस दे रखा है, एजेस दे रखा है, वर्टिसेस नहीं दे रखा है। तो आपको फेस की वैल्यू पुट करें, फेस की वैल्यू दिया है 7, वर्टिसेस की वैल्यू दिया है x, एज की वैल्यू दिया है, एज देखिए एज की वैल्यू क्या दिया है, 15 प्लस 2। तो ये x जो है ना, यहाँ पे ये 7 जो है ना, 7 को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो ये क्या है, 15 प्लस 2 17। ये 7 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 17 माइनस 7 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि उसमें आपके वर्टिसेस कितनी हो जाएंगे, वर्टिसेस की वैल्यू 10 आ जाएगा। वर्टिसेस आपका क्या है, 10 है, ठीक है। आपको वैल्यू पूछा है 2f प्लस 3 माइनस 4x। इसकी वैल्यू पता कर देते हैं, 2f प्लस 3e माइनस 4x। f की वैल्यू कितनी है भाई,
7, तो 2 इंटू 7, ई की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 इंटू 15 माइनस 4 इंटू ई एक्स की वैल्यू 10 है, तो 7 इंटू 2 14, 3 इंटू 15 करोगे 45 हो जाएगा, 4 इंटू 10 करोगे 40, 40 कितना होगा 5, तो 14 प्लस 5 कितना हो जाएगा 19। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 19 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त ये ध्यान रखिएगा कि यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, एफ प्लस बी इक्वल टू ई प्लस टू या फिर एफ प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 2, ये दोनों ही फॉर्मूला सेम है, आप किसी भी फॉर्मूले को याद कर रख सकते हो। और आगे जितने भी पॉलीहाइड्रॉन्स या जो भी फिगर्स आएंगे उसमें आपको फेस और एज दिया हो तो वर्टिसेस निकाल सकते हो, वर्टिसेस और एज दिया हो तो फेस निकाल सकते हो। ठीक है, कोई भी दो क्वांटिटी गिवन होंगी और तीसरा आपको फाइंड आउट करना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। चलिए मैं एक टेबल बता देता हूँ, कुछ फिगर्स के आपको फेस एज और आपको वर्टिसेस दे रखे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्यूब, स्क्वायर, ये मैं आपको ये पीडीएफ आपको मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी में दे दूंगा, और ये जितने भी फॉर्मूला सीट है ना, फॉर्मूला सीट आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही मिलेगा, इसलिए व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, या आपको चैनल में भी मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जिसमें 6 फेसेस होंगे, 12 आपके एजेज होंगे और 8 आपके वर्टिसेस होंगे। चलिए इन सबको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, if 2x plus 5y square minus 5 into 2x plus 5y minus 14 equals to 2x plus 5y plus p and in another bracket 2x plus 5y plus q, then find the value of p plus q। जरा सा आप ध्यान देंगे ना तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट ये जो ब्रैकेट दिया है ना 2x plus 5y, इसको आप वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर दो, इसको लेट कर लो, a लेट कर लेते हैं। तो अगर ये a माइनस 5a माइनस 14, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर, कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक मेथड होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप क्लास 8 में पढ़ा होगा, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते हैं, जो ये स्क्वायर वाले टर्म का वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे 1 है और ये जो आपका कांस्टेंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 और माइनस 14 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस 14। तो हमें जो ये मिडिल टर्म है ना, जैसा कि नाम आपको नाम ही में दिख रहा होगा, नाम सजेस्ट कर रहा है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये जो माइनस 5 है ना, इसको मैं ऐसा ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट माइनस 14 आ जाए और ऐड करने पे माइनस 5 आ जाए। तो अगर देखोगे तो 7 और 2 क्या होता है, 7 2 14 होता है। ठीक है, हमारा मिडिल टर्म नेगेटिव है तो हम इस नंबर को नेगेटिव कर लेंगे, इसको पॉजिटिव, क्योंकि माइनस और नेगेटिव पॉजिटिव तो करना ही था, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक टर्म आपका नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा, तो हम बड़े नंबर को नेगेटिव रखेंगे क्योंकि मिडिल टर्म भी क्या है नेगेटिव है। तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 2a, देखिए माइनस 7a प्लस 2a क्या हो जाएगा माइनस 5a होगा। तो मिडिल टर्म को ही हमें स्प्लिट करना है, यहाँ से आप देखिए अगर a कॉमन करेंगे तो यहाँ से a मिलेगा, और यहाँ से आप a कॉमन कर लिए तो यहाँ से सिर्फ माइनस 7 मिलेगा। हमें कुछ ऐसा कॉमन करना होता है कि सेम ब्रैकेट रिपीट हो, तो अगर मुझे a माइनस 7 चाहिए, a चाहिए, तो इसका मतलब a के आगे जो लिखा वो कॉमन करना होगा, दैट मीन्स प्लस 2 कॉमन करना होगा। अब इन दोनों में अगर आप a माइनस 7 कॉमन कर लीजिए तो यहाँ से आपको a मिलेगा और यहाँ से प्लस 2, तो आपका दो ब्रैकेट बन गया a माइनस 7 और a प्लस 2, और a की वैल्यू आप रख दे तो a की वैल्यू था 2x प्लस 5y, तो 2x प्लस 5y माइनस 7, दूसरा ब्रैकेट आएगा 2x प्लस 5y प्लस 2, जो कि आपका कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे p लिखा था, यहाँ q लिखा था, तो ऑन कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर कर लीजिए तो p की वैल्यू माइनस 7 और q की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। आपको p प्लस q करना था, p प्लस क्यू करोगे माइनस 7 प्लस 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा -5, आंसर आपका आ जाएगा -5। चलिए देखिए इस ऑप्शन में -5 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में -5 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Two parallel lines are intersected by a transversal and the two interior angles so formed on the same side of transversal are 2x plus 15 and 3x minus 20 degree. Then find the value of 4x plus 6 degree। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, और इस पैरेलल लाइन पे अगर आप एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिए अगर आप दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो 8 एंगल्स बनेंगे। ये एंगल बनेगा एंगल 1, यहाँ पे एंगल बनेगा एंगल 2, ये एंगल आपका 3, इस एंगल को नेम कर देते हैं एंगल 4, यहाँ से 5, ये 6, ये 7 और ये आपका एंगल 8। तो मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि जो एंगल्स आपके जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, नाम सुना होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को रिवाइज कर लेते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं,
ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं ना इक्वल होते हैं, और यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगा, एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 6 इक्वल होंगे, एंगल 4 एंगल 8 इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे। दूसरे कुछ एंगल्स आपको मिलेंगे ऑल्टरनेट एंगल्स। इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर काफी सारे एंगल्स हो सकते हैं, मैं एक ही बार में बता रहा हूँ ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, उसको ध्यान दीजिएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स ये होते हैं, जैसे यहाँ पे इंटीरियर में ये एंगल 2 दे रखा है, तो इसके अपोजिट में ऑल्टरनेट एंगल क्या मिलेगा आपको, एंगल 8, तो एंगल 2 और एंगल 8 इक्वल होगा। वैसे यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 इक्वल होगा। ये इंटीरियर एंगल्स थे, अपोजिट यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स थे, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखेंगे तो एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होगा, और उधर आपका एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल होगा। ठीक है, ये ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कुछ एंगल्स और भी हैं आपके, जैसे को इंटीरियर एंगल या फिर को इंटीरियर एंगल्स के अलावा भी इसको बोला जाता है एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जिसपे क्वेश्चन पूछा गया है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। दोस्त ध्यान दीजिएगा कौन से एंगल्स इंटीरियर एंगल है, वो भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये जो एंगल है, जरा सा इन एंगल्स को आप ध्यान दोगे तो ये जो एंगल है एंगल 2 और एंगल 5, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है, अंदर के एंगल है, दो दो आपके पैरेलल लाइंस के बीच के एंगल है इंटीरियर एंगल, और भी क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो ये जो दोनों एंगल्स होते हैं ना, एंगल 2 और एंगल 5, इनका जो सम होता है ना वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि इनका सम 180 होता है। और ऐसे ही यहाँ पे एंगल 3 और एंगल 5 भी, एंगल 3 और एंगल 8 भी क्या है, सॉरी एंगल 3 और एंगल 8 क्या है, आपके इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 3 और एंगल 8 का भी सम क्या होता है, 180। इसी को हम को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, कोरस्पॉन्डिंग में पूछा जा सकता है, ऑल्टरनेट एंगल्स भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद तो आपको मैं बताता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो आप जानते ही हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपके लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर एंगल्स आप जानते हो। ठीक है, लीनियर पेयर एंगल्स में आपके 180 बनते हैं, जैसे 1 और 4 है, जैसे एंगल 1 और एंगल 4 है उसका सम 180 होता है, एंगल 2 और एंगल 3 180 होगा, एंगल 5 और एंगल 8 आपका 180 हो जाएगा, और एंगल 7 और एंगल 6 भी आपका 180 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लीनियर पेयर एंगल्स हो गए। कुछ एंगल्स आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी मिलेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट मीन्स ये जो अपोजिट में एंगल्स हैं, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होता है, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो एंगल 5 और एंगल 7 इक्वल हो जाएगा, और एंगल 6 और एंगल 8 इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो आपका पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट है ना, मैंने आपको बता दिया, ये आपका कॉन्सेप्ट जो है पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट है। पैरेलल लाइंस में इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। आप सब बस एंगल्स ध्यान रखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, लीनियर पेयर का सम 180 होता है। ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, टू इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है तो क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और उनका सम 180 होगा। तो इसका सम 180 कर दें हम, चलिए 180 कर देते हैं इसको। तो 2x प्लस 15 प्लस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 180। ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x 5x। ठीक है, 15 माइनस 20 करोगे माइनस 5 आएगा, वो माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 होगा। 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 185। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर लो, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 बचेगा 35 होगा, 3 7 जा 35। x की वैल्यू 37 डिग्री हो जाएगी। x की वैल्यू अगर 37 डिग्री है तो 4x प्लस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। 4 इंटू 37 कर लीजिए, प्लस 6 कर लीजिए, 4 इंटू 37 करोगे क्या होगा, 148। मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 7 8, 2 कैरी, 4 3 12, 12 और 2 14,
148 में 6 ऐड करोगे 154 आपका आंसर आ जाएगा। 154 डिग्री आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्त मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, इसलिए टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसलिए टाइम का आप टेंशन ना लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन अमॉन्ग 6/7, 2 होल 3/5, 3/8 एंड 2 होल 8/15। देखिए इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़े फ्रैक्शन का सम बताना है, आपको जोड़ बताना है भिन्नों का। तो इसमें देखिए ये क्या है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, यहाँ पे 2 से बड़ा दे रखा है, तो इन्हीं दोनों में कोई बड़ा होगा, इन दोनों में कोई छोटा होगा। तो 6/7 है, इसको अगर डेसिमल में आप चेंज कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, डेसिमल लगाओगे 60 हो जाएगा, 7 8 60, सॉरी 7 8 56, 0.8 होगा। 3/8 है, इसमें आप डेसिमल लगाओगे तो 30 हो जाएगा, 8 3 24। तो आपको दिख गया कि 3/8 क्या इन दोनों में सबसे छोटा है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 2 होल 3/5, तो 2 तो दोनों में बराबर है, 2 तो होल है, 3/5 को कंपेयर कर लो तो ये क्या हो जाएगा 0.6, और 8/15 देखोगे तो क्या हो जाएगा 0.5, क्योंकि डेसिमल लगाओगे तो 80 होगा, 15 5 75 होता है। ठीक है, तो 15 5 75 होता है, तो ये आपका आंसर आएगा 0.5, दैट मींस 6 हो जाएगा, और ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन है, 2.6 बड़ा है, मतलब 3, इन दोनों ही फ्रैक्शन में बड़ा कौन है, इन चारों फ्रैक्शन में बड़ा आपका 3/5 है, 2 होल 3/5, और छोटा कौन है 3/8। ठीक है, 2 तो होल में है, बाकी ये मिक्स फ्रैक्शन को आप सॉरी बाकी ये प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐड कर दो, 3/5 प्लस 3/8, एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका 40 हो जाएगा, 8 और 5 का, दोनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, या फिर दोनों बोल सकते हो एक प्राइम नंबर है, दूसरा आपका कंपोजिट नंबर है, तो इनका एलसीएम इनका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जब ये 40 आ गया तो 5 को आपने 40 में चेंज किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर वाले नंबर को भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 3 24, 8 को 40 में चेंज किया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 5 करोगे 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 होल 39/40। ऐड कर लीजिए, 25 प्लस 15 ऐड करेंगे 39 होगा, तो 2 होल 39/40 आपका आंसर आएगा। देखिए किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंप्लाई द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, मतलब निम्नलिखित में से क्या आकलन के अर्थ को नहीं समझाता है। आकलन मतलब असेसमेंट, असेसमेंट के अर्थ को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं समझाता है। इट इज इवोल्यूशन, ये इवोल्यूशन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, इवोल्यूशन करता है, इवोल्यूशन का ये इट हेल्प्स टू लेबल द स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स को लेबल करता है, नामांकित करता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसमें नहीं करता है, आप लेबल नहीं करोगे स्टूडेंट को। लेबल क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स है, तो नेगेटिव टैग वर्ड्स को तो ऐसे ही हमें इग्नोर करना है, यही आपका इम्प्लाई नहीं करेगा, ये आपके अर्थ को नहीं समझाएगा। बाकी आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को डायग्नोज करते हो, बिल्कुल सही बात है, जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आप डायग्नोज कर लोगे कौन सा बच्चे में क्या क्या डिफरेंसेस है, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाओगे, उनको इंक्लूसिव एजुकेशन दे पाओगे। गैदर इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही बात है, आप एसेस करते हो, फिर इवेलुएट करते हो कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, तो इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है। बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 46 का ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। देखिए असेसमेंट के लिए मैं कुछ लेके भी आया हूँ आपके लिए कॉन्सेप्ट। असेसमेंट क्या होता है, assessment is the process of gathering quantitative and qualitative data of what a student can do and how much a student possesses। ठीक है, दैट मीन्स ये एक प्रोसेस है कि जिसमें हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही डाटा का, स्टूडेंट के डाटा को हम कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं कि स्टूडेंट क्या कर रहा है और क्या कर सकता है। ठीक है, इट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का वाइटल कंपोनेंट है, क्योंकि अगर आप एसेस नहीं करोगे, असेसमेंट नहीं देखोगे, असेसमेंट करके आप बच्चों के डिफरेंसेस को नहीं पता करोगे, तो आप उनको इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं दे पाओगे, जिसमें आप गैदरिंग आप डाटा करते हो, डाटा को एनालाइज करते हो, फिर डाटा को इंटरप्रेट करते हो, इवोल्यूशन करते हो। ठीक है, एनालाइज कर, नेक्स्ट देखते हैं असेसमेंट में और क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ये टीचिंग एंड लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो असेसमेंट क्या होता है, एक्ट ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन अ डेली बेसिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल स्टूडेंट लर्निंग एंड नीड्स। और इसका मतलब ये है कि हम हमेशा इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं डेली बेसिस पे, ताकि हम समझ सके कि हर एक बच्चों का, इंडिविजुअल बच्चों का, स्टूडेंट्स का लर्निंग नीड्स क्या है, फिर क्या क्या पढ़ना चाहते हैं, फिर क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, ऐसे जानते हैं, असेसमेंट के थ्रू जानते हैं। It also refers to the act of collecting information and making judgment about the language learner knowledge of the language and ability to use it। और इस मेथड को हम यूज करके, जैसे असेसमेंट करके हम ये भी बता सकते हैं, जजमेंट भी दे सकते हैं कौन से बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसमें ग्रोथ है, ग्रोथ डाटा को कलेक्ट करते हो
कलेक्ट करने के बाद जब डाटा को आप न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन निकालते हो या फिर डिग्री निकालते हो कि बच्चों की क्या क्या परफॉर्मेंस है, तो उसी को मेजरमेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल डाटा बताते हो, मार्क्स बताते हो, तो मेजरमेंट होता है। और लास्ट में जो भी आप डाटा इंटरप्रिटेट कर रहे थे, मेजरमेंट कर रहे थे, और जो भी आप डाटा एसेस कर रहे थे, उसी के एविडेंस पे आप जब जजमेंट देते हो या फिर डिसीजन बनाते हो उस एविडेंस के बेसिस पे, तो उसको हम इवैल्यूएशन बनाते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन की। उस बच्चे का आकलन आप करते हो, इवैल्यूएट करते हो कि बच्चा कैसा है। Process of summing up the results of measurement of test and giving them meaning based on the value judgment. आप वैल्यू जजमेंट करते हो, दैट मीन्स जो भी आप मेजरमेंट आया उसके बिहाफ पे आप जजमेंट करते हो कि बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें आपने देख लिया कि ये लेवल नहीं करेगा, बच्चे को लेवल करना। लेवल तो ऐसे ही नेगेटिव वर्ड्स है। काफी सारे मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स भी बताऊंगा कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या है, जिसको मैं यूज नहीं करना है। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसे टैग वर्ड्स पे आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ क्रिएटिविटी इन मैथमेटिक्स। इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इंडिकेटर नहीं है कि मैथमेटिक्स में क्रिएटिविटी के लिए। तो स्टूडेंट्स यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। पहले तो ये जो वर्ड है ना कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट तो बिल्कुल आपका नेगेटिव टैग वर्ड से, मतलब इसमें ये बोला गया कि बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी क्या करेंगे, विभिन्न संदर्भों में सारी चिंतन का उपयोग करते हैं। तो बच्चों को मैथमेटिक्स में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग रखना चाहिए, और वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का ही प्रयोग करते हैं। अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे, वो अलग अलग मेथड फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, कन्वर्जेंट नहीं होनी चाहिए। तो यही क्या है, इंडिकेटर नहीं है क्रिएटिविटी का। अगर वो कन्वर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं तो थिंक फ्लेक्सिबली, ये बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट लचीली सोच में सक्षम है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, अलग अलग उसमें मेथड, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अलग अलग ऑल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हैं। स्टूडेंट यूज मल्टीपल एंड ऑल्टरनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, बिल्कुल सही बात है, स्टूडेंट यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट कैन पोज क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन प्रस्तुत कर सकते हैं टीचर के सामने। तो 47 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथमेटिक्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, आपको बताएंगे। चलिए पहले टैग वर्ड्स देख लीजिए, कुछ हिंदी में टैग वर्ड्स दिए गए, इसको आप रीड कर लीजिएगा। पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। इंग्लिश में पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स दे रखा है, जैसे बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जितनी भी आपकी एजुकेशन है चाइल्ड सेंट्रिक होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। नेगेटिव जैसे टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, टीचर नहीं भी एजुकेशन होगी, जितना भी जो भी काम होगा वो बच्चे को हम सेंटर में रखेंगे। बच्चा क्या चाहता है, बच्चे की नीड क्या है, बच्चा कैसे पढ़ना चाहता है, उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे। रियल लाइफ इंटरेक्शंस कराएंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स देंगे। मिस्टेक्स सही है, मिस्टेक्स को सुधार करेंगे। मिस्टेक्स अगर बच्चे कर रहे हैं तो उन बच्चों को मिस्टेक्स को सुधार करने के लिए सिखाना है। ऐसा नहीं कि अगर मिस्टेक्स कर रहे हैं तो पनिश करना है, पनिश नहीं करना है, आप उसको पनिशमेंट नहीं देंगे। ये सब चीजें क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। आप पनिशमेंट नहीं करना, बच्चों को सिखाना है, समझाना है, उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है, ठीक है। आपको बस एक फैसिलिटेटर रहना है। आप टीचर क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर होता है या फिर गाइड होता है। टीचर एक फैसिलिटेटर होता है और या फिर गाइड होता है। बच्चे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, बच्चे एक जिस बच्चों को बुलाया जाता है। अब टीचर क्या होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर या फिर गाइड होता है। तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स। क्वेश्चन 48, if x is the least number which must be added to 955 to make it a perfect square, then value of 3x plus 2 is equals to 955 में आप छोटा सा छोटा नंबर क्या ऐड करोगे ताकि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और उसके बाद आपको पता करना है कि 3x plus 2 क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको पता करना है तो 955 का हम पता कर लेते हैं। 955 दिया है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर अगर पता कर लें कि इसमें क्या ऐड करना है, तो अगर आप यहाँ पे पेयरिंग करते हो तो ये नंबर 55 पेयर होगा, 9 अकेले होगा, तो 3 से डिवाइड करोगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये 9 - 9 0 हो जाएगा। जब हम स्क्वायर पता करते हैं तो ये नंबर जिससे हमने जिसका स्क्वायर लिया उसको हम ऐड भी करते हैं, 3 + 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 955 है ना, वो क्या है, 955 30 के स्क्वायर से बड़ा है बट 31 के स्क्वायर से छोटा है। तो 31 के स्क्वायर के लिए आप क्या लिखना चाहोगे, 31 के स्क्वायर के लिए 31 का स्क्वायर क्या होता है वो फाइंड आउट कर लो। 31 का स्क्वायर होता है 961। तो आपको 961 में आप इसको बदल सकते हो। अगर आपको माइनस करने पे अगर प्लस करना है तो हम प्लस करके 31 का स्क्वायर बनाएंगे इसको। तो 961 में अगर 955 आप माइनस करोगे तो आप 6 आपको ऐड करना होगा ताकि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपको 3x + 2 की वैल्यू चाहिए, तो 3 × 6 + 2, 3 × 6 क्या होता है 18, 18 + 2 क्या हो जाएगा 20। आपका आंसर क्या आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 49, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 500 आर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 3, 5 and 7।
तो 3, 5 और 7 तीनों ही नंबर से डिविजिबल होने चाहिए 1 और 500 के बीच के नंबर्स में, और वो कितने नंबर्स होंगे वो आपको पता करना है। तो 3, 5 और 7 से डिवाइड कौन होगा, जो इनका एलसीएम होगा। तो 3 और 5 और 7 का एलसीएम आप निकाल दो, इनका एलसीएम आ जाएगा 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 करोगे कितना हो जाएगा 105। तो 105 से जो डिवाइड होगा वो 3, 5, 7 तीनों से ही डिवाइड होगा। तो आप ऐसे ही देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो वो यहाँ पे 105 हो जाएगा। दूसरा नंबर 210 हो जाएगा, फिर इसका अगला मल्टीपल 315, फिर 420। ये चार ही नंबर ऐसे नंबर लोगे तो 525 मिलेगा। तो इसमें तो आपको ऐसा नंबर लेना ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ 100 से 500 के बीच का नंबर चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो कि आपके 105 से डिविजिबल होंगे। तो जो 105 से डिविजिबल होगा वो 3, 5 और 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो जिसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे 4 नंबर होंगे। कौन कौन से नंबर है, चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ। ऐसे 105, 210, 315 और 420, ये 4 नंबर ही क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 3, 5 और 7 से डिविजिबल होंगे, 1 और 500 के बीच में। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, दैट मींस एनसीएफ 2005 के मुताबिक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप एनसीएफ 2005 में हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। देखिए जैसे मैथमेटिक्स में सॉल्विंग डे टू डे प्रॉब्लम्स, बच्चों को सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है, डे टू डे प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंडिंग व्हेन एंड हाउ अ मैथमेटिकल टेक्निक इज टू बी यूज्ड, ये भी बिल्कुल सही बात है कि मैथमेटिकल टेक्निक कौन सा स्टेप, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो रहा है, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। जनरलाइजिंग ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला जनरलाइज करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। फाइंडिंग शॉर्टकट्स इन मैथमेटिक्स, ये जो है ना ये लीस्ट अप्रोप्रिएट है, शॉर्टकट्स नहीं फाइंड आउट करना चाहिए, आपको मेथड फाइंड आउट करना चाहिए, आपको मेथड पे ध्यान रखना चाहिए, और अलग अलग टेक्निक्स आपको फाइंड आउट करना चाहिए कि एक क्वेश्चन को करने के क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे आपको अभी ऊपर में कुछ आई थिंक -5 है -14, इसको आपको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर यूज कर सकते हो। तो आपको अलग अलग मेथड फाइंड आउट करने चाहिए ताकि जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। आपको शॉर्टकट नहीं फाइंड आउट करना चाहिए, शॉर्टकट फाइंड आउट करोगे तो फिर वो शॉर्टकट एक ही क्वेश्चन पे लगेगा। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन पे लागू होगा। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी आप शॉर्टकट फाइंड आउट कर लोगे, क्वेश्चन पूछ ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इजी दिया है, कहीं पे अंडर रूट लगा दे, तो आपको हर एक चीज पता करनी है ना, हर एक चीज पता होनी चाहिए। चलिए अभी याद आया तो मैं बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे भी अपॉन 2a, इससे भी आप रूट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जहां पे ये ऐसे होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर, इसको मैं रफ कर देता हूँ, रुकिए, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से भी हम इसका रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आज हमने टोटल 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया, 41 से 50 तक का। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं 51 से 60 तक का, उसका सोल्यूशन भी हम बहुत जल्द देख लेंगे। कल ही हो सके तो कल ही वीडियो आ जाएगी। जैसा आपका कमेंट होगा, अगर आप चाहेंगे, अगर ये आपका सारा का सारा जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, अगर ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो मैं वीडियो लाऊंगा अपने दोस्तों के लिए। मैं वीडियो बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो फिर मैं आपको 9 बजे सुबह वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप कहते हैं कि हाँ दोस्त आपका तुम्हारा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, तुम वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रखो, वीडियो बंद ना करो, तो मैं इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा। अगर कोई भी कमेंट होगा, अगर कोई भी आपको सब कमेंट कीजिएगा, अगर आप किसी भी और सब्जेक्ट में, जैसे सीडीपी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, इंग्लिश तो मैथ्स तो मैं करा ही रहा हूँ, इंग्लिश है, हिंदी है, साइंस है, या फिर अदर कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो बताइएगा कि हाँ दोस्त थोड़ा सा उसमें भी मदद करो, थोड़ा उसमें भी एक्सप्लेनेशन लेके आओ। तो मैं अपनी तरफ से मैं अपना 200% 100% में 200% दूंगा, कंटेंट पे काम करूंगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा, ठीक है दोस्त। तो अगर कोई भी मदद चाहिए, कोई भी अगर आप कोई भी सुझाव हो, कोई भी आपको जरूरत हो तो अपने दोस्त को याद करिएगा, बताइएगा कि दोस्त ऐसे समझा दो, ये सब्जेक्ट में समझा दो, तो मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगा। आप सबका धन्यवाद, आप इतने अच्छे से वीडियो वॉच कर रहे हो। तो दोस्त एक काम करिएगा, इस दोस्त का दोस्ती तो वही होती है ना जो बिना कहे दोस्त अपने दोस्त का साथ दे। दोस्त को दोस्त का साथ नहीं मांगना पड़ता है। दोस्त तो सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो दोस्त का साथ अपने आप से देते हैं, अपने मन से देते हैं। दोस्त अपना ही चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही का दोस्त का चैनल है, आप ही का चैनल है, मेरे आपके दोस्त का नहीं, आप ही का चैनल है, ये दोस्त का नहीं है, ये आपका चैनल है। आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा
बेल आइकन ऑन कर लेंगे तो सुबह जो सुबह 9 बजे मैं वीडियो लाऊंगा ना, उसका मैसेज आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे पढ़ाई कर लोगे। ठीक है, तो दोस्त अच्छे से तैयारी करते रहिए। अगर क्या छठी मैया से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबका इस बार सीटेट पास हो जाए, आप सब लोग इस बार सीटेट पार कर दें। अब की बार फोड़ देंगे, अब की बार सीटेट छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। तो हम लोग बिल्कुल अच्छे से तैयारी करेंगे और सीटेट पास करेंगे। छठी मैया आपको आशीर्वाद देंगी और आपका सीटेट पास कराएंगी। चलिए दोस्त, तक अपना ख्याल रखिएगा, और जो भी कमेंट, जो भी आपका सजेशन हो, जो भी कंप्लेन हो, जो भी आपकी राय हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्त।